है 4 किताबें पढ़कर हम अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानते हों या आधुनिक वेशभूषा धारण करके अपने आप को प्रगतिशील मानते हों, लेकिन हम जब हमारे इतिहास की नारियों का पढ़ते हैं, उनका जीवन गाथा पढ़ते हैं, तब अपने आप में लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं इनके सामने, या हमारी उन्नति तरक्की तो बिल्कुल एक सुई की नोक के बराबर है जो पहले की नारियों का रहा है। थोड़ा सा मैं जरूर इंगित बताना चाहूंगी। हमारे वैदिक काल की जो महान नारियां जिसके विषय में हम जानते हैं, गार्गी है, मैत्रेयी है, अपाला है, घोषा है, ये वेद वे यज्ञों का अनुसंधान करती थी, वेद मंत्रों का उच्चारण किया करती थी, है ना, वेद पाठन किया करती थी और शिक्षण दिया करती थी। कन्या बहुत सारी हमारी इसमें से जो बहनें हैं वो कन्याओं को पढ़ाई जो है वो प्रारंभ किया है हमारी इन महान नारियों ने, है ना। हम सती अनसुईया के बारे में जानते हैं, इतना तप और जप, उनके पास इतनी शक्ति कि उन्होंने भागीरथ के विषय में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने गंगा का अवतरण इस धरती पर किया है, लेकिन शायद आपको मालूम होगा कि माता अनसुईया ने मंदाकिनी नदी को इस धरती पर लाया, विवश कर दिया उनको धरती पर आने पर अपने तप के माध्यम से। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, इतना सतीत्व का बल था उनके पास। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं बहनों, जब हम पढ़ते हैं इनके तप जप के बारे में तब अपने आप में आश्चर्य होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी महान नारियां रही हैं जिन्होंने देवता तक को विवश कर दिया, बालक बनने पर उनको मजबूर कर दिया। इतनी तप और जप की शक्ति कल्पना से बाहर की चीजें लगती है, लेकिन ये यथार्थ है और इसी भारत भूमि पर घटी हुई घटनाएं हैं, है ना। सावित्री के विषय में जानते हैं, जिन्होंने यमराज के पीछे पीछे चले गए और अपने पति के प्राण ले आए। हमारी भारत भूमि वास्तविक में गर्व करने को जी चाहता है, जहां पर इतनी महान नारियां हुई हैं जिन्होंने देवता तक को झुका के रख दिया, विवश कर दिया। सती सांडिल्य के विषय में जानते होंगे बहनों, सती सांडिल्य का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से हुआ था। वो लेकिन फिर भी वो उसको अपने प्रारब्ध मानकर उसको स्वीकार करके उनकी सेवा शुश्रूषा किया करती थी। एक बार जब वो अपने पति को लेकर जा रही थी तो एक मार्ग में ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनका स्पर्श हो गया पैर, उनको बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम अपने पति की सेवा में इतनी लगी हुई है कि तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा अपमान तुमने किया। और उसने श्राप दे दिया कि जिस पति की तुम सेवा कर रही हो सूर्य उगते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बहुत ऋषि को समझाने का प्रयास किया कि मैं क्षमा चाहूंगी, क्षमा भी मांगा, लेकिन वो अब श्राप तो श्राप मुंह से निकल गया कि अब नहीं, अब श्राप तो अटल है, अब तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है सूर्योदय के साथ। तो सांडिल्य माता कहती हैं कि अच्छा ठीक है, सूर्य उगेगा तब तो मेरे पति की मृत्यु होगी। उन्होंने चैलेंज कर दिया एक प्रकार से, और आप शायद विश्वास न करें 10 दिन तक सूर्य नहीं उगा। इतनी तप की शक्ति, इतने सतीत्व की शक्ति कि 10 दिन तक उन्होंने सूर्य को उगने नहीं दिया। अब कल्पना करिए कि कितना बल एक नारी में। और जब पूरे संसार में हाहाकार मच गया, है ना, तब देवता परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, बिना सूर्य के तो सृष्टि की कल्पना असंभव है, पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब वो देवता के पास गए। देवता में भी इतनी शक्ति नहीं कि वो सती के आगे जा सकें और उनसे निवेदन कर सकें, तो उन्होंने दूसरे एक सती के पास भेजा। मतलब देवता भी जब असमर्थ हुए तो उन्होंने एक नारी के पास ही भेजा, उन्होंने अनसुईया के पास भेजा देवताओं को, माता अनसुईया के पास, और उनसे कहा कि आप जाइए अनसुईया माता के पास, केवल वही है जो सूर्य भगवान को उगाने में उनको मना सकती हैं, सांडिल्य माता को। तो अनसुईया माता गई, उन्होंने निवेदन किया कि माता आप सूर्य को मुक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि माता आप तो जानती हैं कि जैसे सूर्यदेव उगेंगे मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम इसकी चिंता मत करो। फिर उन्होंने मनाया और फिर सांडिल्य माता ने सूर्य को मुक्त किया, और श्राप था जैसे सूर्य उगे उनके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन अनसुईया माता ने संकल्प किया कि अगर मेरे सतीत्व में बल है, मेरे तप जब में बल है, तो इनके प्राण वापस आ जाए। उन्होंने यमराज को बुलाया और यमराज से इनके प्राण वापस ले आए। मतलब हमारे इसी भारत भूमि पर 2-2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि यमराज को उनके पतियों के प्राण देने के लिए विवश होना पड़ा है। कितना गौरवशाली हमारा इतिहास है हमारी महान नारियों का बहनों। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, आप कभी पढ़िए, आप समय निकाल के पढ़िए। हम जितना आज के अभिनेत्रियों के बारे में पढ़ने में रुचि लेते हैं ना, कभी इनके बारे में पढ़िए, आपको गौरव होगा कि हमारे भारत भूमि में मेरे समान ऐसी नारियां रही हैं जिन्होंने ये काम किया है। उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका बल, बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ में ऋषियों को परास्त कर दिया। बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि थे, ये आप देख रहे होंगे
हमारी जो अभय भारती जिन्होंने शंकराचार्य को परास्त कर दिया था शास्त्रार्थ में, है ना। पहले आप देख रहे होंगे चित्र में हमारी ऋषि बहन है, ऋषिकाएं हैं जो ज्ञान दिया करती थी लोगों को, धर्म का उपदेश दिया करती थी, पढ़ाया करती थी। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। सीता शकुंतला का उदाहरण देखने मिलेगा, जिन्होंने एक महान माता का अपना कर्तव्य निभाया। और हमारे और आप देखेंगे थोड़ा सा जब पीछे इधर आते चलते हैं तो और भी हमारी भारतीय संस्कृति में आपको देखने मिलेगा। पन्ना धाय की कहानी, त्याग की कहानी देखने मिलेगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र का बलिदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, एक से एक हमारी साहसी नारियों का आपको चित्रण देखने मिलेगा। अब वर्तमान की बात करें यदि बहनों, पूर्व में तो हमारी बहनें थी ही शक्तिशाली। आजादी के समय भी बहुत सारी बहनों ने योगदान दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। वर्तमान में भी देखें बहनों तो बहनें भी आज किसी भी मामले में पीछे नहीं है। चाहे आप खेल का क्षेत्र देख लीजिए, साइना नेहवाल, हमारी मिताली राज जो इंडियन क्रिकेट की कैप्टन है ना, और फिर हमारी सानिया नेहवाल, बहुत सारी उदाहरण हैं। राजनीति जगत में भी हमारी प्रमुख हस्तियां हैं जो आज अपना मुकाम बना चुकी हैं। ये तो खैर मैं केवल भारत का ही बता रही हूँ, पूरे विश्व पटल पर भी देखें तो आज नारी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और बहुत उन्नति तरक्की उन्होंने कर ली है। ये हमारे व्यवसाय जगत की कुछ नाम है, इंदिरा नीवी, और भी बहुत सारे नाम हैं, आप देखिएगा। अभी समय कम है, मैं एक एक का विस्तार नहीं कर सकती अभी। विज्ञान जगत में भी हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अभी चंद्रयान 2 जो छोड़ा गया उसके पीछे भी पूरी महिला शक्ति थी। और भी समय समय पर जितने उपग्रह छोड़े जाते हैं उसमें हमारी भारतीय नारियों का भी पूरा चिंतन लगा रहता है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये भी कुछ ऐसे नाम हैं। ये सेवा के क्षेत्र में हमारी बहनें आगे हैं। फुलवासन बाई, जिसके विषय में पिछली कक्षाओं में दीदी ने आपको बताया था, है ना। ये हमारी सुहासिनी मिस्त्री, इसकी भी कहानी आप जानते हैं। कैसे उन्होंने इतनी गरीबी में भी अपना जीवन चलाया और गरीबों के लिए, गरीबों के द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण किया। और हमारी बहन देख रहे होंगे, एक और बहन सुनीता, जो रेप विक्टिम है। जब ये छोटी थी तो 8 सामूहिक रेप कांड हुआ था इनके साथ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी, और बल्कि वो आज रेड अलर्ट में जो बहनें रहती हैं उनको पढ़ाती हैं, और प्रज्वला नाम की वो संस्था चलाती हैं। बहुत विशाल, मतलब कहना चाहिए बहुत ही समाज का बहुत ही उन्नतिशील काम वो कर रही हैं, प्रेरणा देने वाला वो काम कर रही हैं। तो ये तो बहुत कम उदाहरण है बहनों। ये विज्ञान जगत में हमारी बहनें जिन्होंने मार्स मिशन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, है ना। आज बहनें हर क्षेत्र में आगे हैं बहनों, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, या आप देख रहे होंगे शकुंतला, जिसके नाम से भी फिल्म भी आई थी, जिनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। कंप्यूटर भी फेल हो जाए इनके सामने, दिमाग के सामने, इतना जल्दी वो मैथ्स को कैलकुलेशन करती थी, है ना। आज चाहे वो वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी बहनें पीछे रही हों। नोबेल पुरस्कार जो पूरे विश्व का सबसे माना हुआ पुरस्कार है, उसमें भी अब तक लगभग एक रिकॉर्ड के अनुसार से कम 59 बहनों को ये पुरस्कार मिल चुका है। मलाला यूसुफजई, जिनको जानते हैं आप, ये अभी कमला हैरिस जो हमारी उपराष्ट्रपति बनी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बहनों। समय अभी कम है, पूरे आप खुद जानती हैं कि आज हमारी बहनें कहीं से पीछे नहीं हैं। हर क्षेत्र में हमारी बहनें आज आगे बढ़ चुकी हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी चित्र में देखा, ये तो बहुत कम चित्र हमने आपके सामने रखा। आप सब रोज टीवी देखती हैं, अखबार देखती हैं, रोज पढ़ती भी होंगी कि आज नारियां आगे बढ़ चुकी हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। अपने ज्ञान, बल, बुद्धि, किसी चीज में वो कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि नारी पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, अनाचार कम नहीं हो रहे हैं, है ना। आज भी कई ऐसा वर्ग है जो नारियों के प्रति वही दृष्टिकोण अपनाया हुआ है जो एक समय में मुगल कालीन शासन में हुआ था। पहले तो नारी बहुत तरक्की पर थी, माता के मातृत्व मातृ के रूप में देखा जाता था। बाद में जब धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब मुगल शासकों का जब आगमन हुआ, तब नारी बहुत ज्यादा नीचे चलती चली गई। उनको बिल्कुल भोग्या विलासिता के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। फिर भी अब जब हम देखते हैं कई प्रकार की दुर्घटनाएं जब घटती हैं बहनों के साथ, तो लगता है कि ऐसा क्या चीज है जिसके लिए नारी जागरण की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। आवश्यकता सिर्फ एक ही बात की है बहनों, हम यदि थोड़ा सा पढ़ लिख ले जाए या शिक्षा में ही हमने उन्नति कर ली है,
या कुछ क्षेत्रों में ही हम आगे बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नारी आज बहुत तरक्की कर ली है या उन्नति कर ली है। युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य का सपना था, माता जी का सपना था कि नारी अपने पुनः दैवी पद पर प्रतिष्ठित हो। तब कहा जा सकेगा कि वास्तविक में नारी आगे बढ़ी है, वास्तविक में वो जो वो स्वप्न देखते हैं कि किसी सदी नारी सदी आएगी, ये उसी रूप में सत्य हो सकता है। नारी अपने मूल गौरव को पहचाने, अपनी मूल शक्ति को पहचाने और अपने दैवी रूप को सामने लाए। पुरुषों से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं या उनसे आगे बढ़ने की होड़ की आवश्यकता नहीं है। हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम पुरुषों के समान खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे या उनके समान जीवन जिएंगे, तो यही तरक्की है, यही उन्नति है, तो ये हमारी सोच यहाँ गलत है। फिर हम गलत दिशा में भटक जाएंगे। हम ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब तो हम अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं। क्यों? काहे पिछड़ा हुआ माने? आज नारी जब हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है तो हम पिछड़े तो कहीं से नहीं है। बस अपने आप को, अपने गुणों को, अपने दैवी गुणों को विकसित करके स्थापित करने की आवश्यकता है। आपका मान सम्मान फिर से उसी तरीके से होता चला जाएगा जैसे एक समय में था। यदि नारी अपने आप को पुनः अपने आप को पहचान ले और अपने उस दैवी स्वरूप को सामने ले आए, अपने पवित्रता, निर्मलता, अपने मर्यादा, हर चीज के साथ वो फिर से अपने ज्ञान के साथ, संस्कारों के साथ यदि वो प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर से उनको देखने का धीरे धीरे नजरिया बदलता चला जाएगा और फिर से जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, 21वीं सदी नारी सदी वो सार्थक होती चली जाएगी। हम यदि टीवी अखबारों में, एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी कि कुछ नारियों को जब हम देखते हैं, जब टीवी में, अखबार में उनके कुछ न्यूज सुनते हैं, उन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है, तो हम बहुत ही खुश होते हैं। और खुश होने की बात भी है कि नारी आज आगे बढ़ रही, अलग अलग क्षेत्रों में वो काम कर रही है। निश्चित तौर पर वो समाज को भी एक दिशा देने का काम कर रही है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन ऐसी बहुत सारी नारी हैं बहनों जो घर में रहती हैं और एक कुशल गृहिणी होने का दायित्व निभाती हैं, एक श्रेष्ठ संतान को वो जन्म देती हैं और एक श्रेष्ठ संतति बनाती हैं। वो भले ही उसका नाम पेपर में ना आए, भले ही कहीं पर टीवी में ना आए, लेकिन वो इन सब बहनों के साथ साथ उतनी ही वंदनीय है और उतनी ही वो पूजनीय है। और उनके लिए भी वही भाव सम्मान होना चाहिए जो घर में रहकर अपना दायित्व निभाते रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नारी जहां से है वहां से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकती है। और जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, 21वीं सदी नारी सदी निश्चित तौर पर वो साकार होकर रहेगी, बशर्ते हम अपने आप को सशक्त बनाने, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर तरीके से अपने आप को सशक्त बना लें। क्योंकि घर में भी अगर कोई जिम्मेदारी किसी को देनी है, नारी को देनी है, किसी परिवार में यदि 4-5 बच्चे हैं और किसी को जिम्मेदारी देने हैं, तो जिम्मेदारी भी उसी को दी जाती है जो लायक होता है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप विश्वास करिए बहनों, और आप देख भी रहे होंगे कैसी हमारी बहनें एक से एक सेवा क्षेत्र में जाकर, जैसा कि आप सुभाषिनी मिस्त्री के बारे में जानते होंगे, हजारों लाखों बहनों को प्रेरणा दे रही हैं। फुलबासन बाई दीदी के बारे में जानते होंगे कि कैसे उन्होंने संगठन बनाया और वो आज समाज का काम कर रही हैं। या जो हमारी जो क्या कहते हैं उनका नाम, जो आज बहुत सारी माँ के रूप में उनको कहते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसे नाम है बहनों जिन्होंने समाज को प्रेरणा देने का काम कर रही है। हम इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। आने वाले समय में हम बहनों की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि हम क्या कर सकती हैं। आज का, अभी का जो ये कक्षा का उद्देश्य भी था कि हम बहनें जो इतने दिनों से हम कन्या कौशल के विषय में हर दिन कुछ ना कुछ, हम नारी को सशक्त बनाने के विषय में ही बातें होते रही। प्रथम दिन से लेकर हर दिन के कक्षाओं में पूरा प्रयास किया गया कि आप बहनों का स्किल, हर प्रकार का आपकी स्किल डेवलप हो, आपके अंदर आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और अपनी नारी शक्ति से आप परिचित हों। इसका प्रयास किया गया। हर कक्षा में किसी न किसी तरीके से आपकी उस शक्ति को उभारा गया। अब इतने दिनों तक जब हम अपने आप को एक सशक्त रूप में आप महसूस कर रहे होंगे, तब हम क्या करें? हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना, और बनानी चाहिए भी। हम अगर मनुष्य के रूप में आए हैं, है ना, और विशेषकर नारी के रूप में है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आप का निर्माण करने के साथ साथ हम अपना योगदान समाज के लिए भी लगाएं, अपना योगदान राष्ट्र के निर्माण में भी लगाएं, है ना। जैसे कि आप क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा कार्य योजना के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, इतने दिनों की कक्षा में आपने क्या महसूस किया कि आप
भी एक विशेष हैं, आपका अपना नारी के रूप में एक अलग अस्तित्व है, आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं। महसूस किया कि नहीं आप लोगों ने, बताइए, किया है? पहले की जो बहनें हमारी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई बहनें तो हैं ही हैं, हमारी अन्य बहनें जो गायत्री परिवार से जुड़ी हों चाहे ना जुड़ी हों, हमारी युवा बहनें, पहले भी आप स्ट्रांग थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, आपके अंदर देवी चेतना पहले भी विद्यमान थी, लेकिन इतनी सारी कक्षाओं को अटेंड करने के बाद क्या कुछ परिवर्तन आप अपने आप में महसूस कर रही हैं? कर रही हैं? कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप इशारा करिए, हम इशारे से भी समझ जाएंगे, है ना। तो अब निश्चित तौर पर हम तो ऐसा उम्मीद करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति से बहुत अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि पुरुषों पर हमने जिम्मेदारी देके देख ली, पुरुष हत्या कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, चोरी कर सकता है, ये कर सकता है, वो दुनिया भर के काम कर सकता है, संवेदना का विस्तार पुरुष नहीं कर सकता, है ना। नारी जो काम कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। पुरुषों को जिम्मेदारी देके देखी, वो अपूर्ण है, वो नहीं कर सकते। अब आने वाले समय का नेतृत्व, उसकी बागडोर नारी ही संभालेगी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी, 21वीं सदी नारी सदी, और आज हम 21वीं सदी के द्वार पर खड़े हैं और आने वाले समय में नारी ही इसकी भूमिका को निभाएगी। तो बहनों, आप भी अब अपनी जिम्मेदारी समझिए। इसके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं हम बहनें? बहुत कुछ कर सकते हैं बहनों। आप अभी जैसे घर बैठे बैठे इतना शानदार शिविर चल गया, कहीं पर जाना पड़ा क्या? घर बैठे बैठे देखिए कितना बड़ा काम हो गया कि नहीं? तो आप जहां हैं, काल परिस्थिति के अनुसार जहां हैं, जैसे हैं, वहां से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, है ना। पहले हम युवा बहनों के लिए कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करें? सबसे पहले तो हम, जैसा कि विवेकानंद जी कहते हैं, मैं पहले बने फिर बनाए। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। आप युवा बहनें हैं, बार बार कक्षाओं में कहा गया है कि आप जिस उम्र में हैं, इतना स्वर्णिम समय में आप हैं, इतने बेहतर समय में आप हैं जिसकी आप कल्पना करिए कभी, कितने अभी आपके अंदर जोश होश सब चीज है, और अभी आपका उम्र इतना शानदार है कि आप अपने आप का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। आपको बहुत सारी कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान मिला है, उन ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। अपने अंदर जितना आप शक्ति, साहस भर सकें, पवित्रता भर सकें, हर चीज को भर सकें, ये अभी बहुत शानदार आपका उम्र है। और आप अभी अपने इस समय में केवल केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करें, इधर उधर की बातों में अपना चिंतन न लगाएं, केवल अपने आत्मनिर्माण पर लगाएं, क्योंकि आप माने या ना माने, आप ही आने वाले भारत की निर्मात्री हैं और आप ही आने वाले समय की कर्णधार हैं। आप विश्वास करिए इस बात पर, है ना। जो व्यर्थ का चिंतन वाला रहेगा, जिनका दिमाग इधर उधर जा रहा है, वो तो इधर उधर चला जाएगा, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा आने वाले समय में। लेकिन जो अपने आप को बेहतर बना लेगा इस समय में, आप निश्चित मानकर चलिए एक स्वर्णिम युग लाने में आपकी महती भूमिका रहेगी। तो आप सबसे पहले तो अपना आप निर्माण करें, अपने आप को बनाएं। बहुत सारी बातें बताई गई, उनको अपने जीवन में उतारें। अपने जीवन में साधना उपासना को आप स्थान दें, अपनी योग्यता को विकसित करें। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी कला है, प्रतिभा है, उसको भी आप निखारें। अर्थात आप पहले बने, उसके बाद बारी आती है कि हम और क्या कर सकती हैं। तो हमारी जो युवा बहनें हैं वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप युवा बहनें युवाओं के बीच जाकर लोगों को प्रेरणा दे सकती हैं, छोटी छोटी बच्चों के बीच जाकर आप कार्यक्रम कर सकती हैं, है ना। अभी जितनी बातें आप लोगों ने सीखी समझी, इसका भी आप शिविर लगा सकते हैं। आप पहले प्रारंभ करिए अपने क्षेत्र में, हमारी जो बहनें हैं वो आएंगी, आप उसके साथ सीख सकते हैं। बाल संस्कारशाला आप चला सकते हैं। बाल संस्कारशाला का पूरा वीडियो, इसमें प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। आप लोग बहनें लोग चाहेंगे तो फिर से प्रशिक्षण दिया जा सकता है, या वीडियो है इसमें यूट्यूब में, प्रांतीय और प्रकोष्ठ वाले में जाएंगे तो आपको मिलेगा भी, या आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में आकर हमारी बहनें प्रशिक्षण देंगी। तो बाल संस्कारशाला चलाने का आप काम कर सकती हैं। आप स्कूल कॉलेज में जाकर छोटे छोटे लेक्चर देने का काम कर सकती हैं। आप नहीं चाहती क्या कि हमारे छोटे बच्चे जो संस्कार विहीन हो रहे हैं वो अच्छे बने, हमारी युवा बहनें भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलें? निश्चित है आपका भी मन करता होगा। तो हम इन बहनों के बीच पहुंचकर अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बता सकती हैं। आप ट्यूशन क्लासेस चला सकती हैं, उसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकती हैं। अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ आप ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अच्छी बातें बता सकती हैं, उनके जीवन निर्माण से संबंधित बातें आप बता सकती हैं। ये काम आप कर सकती हैं, है ना।
इसके अलावा जितने भी आंदोलन दिखाए गए, 7 आंदोलन, स्वच्छता आंदोलन आप अपनी बहनों का समूह बनाइए। समूह बनाकर आप बहनों अपने गाँव में जहाँ आप रहती हैं, वहाँ आप काम कर सकती हैं। एक दिन टीवी के नेशनल चैनल में मैंने देखा, ये धमतरी मेरे ख्याल से धमतरी के आस-पास ही है, एक गाँव है, जहाँ पर 9 कन्याएँ हैं, 9 कन्याओं ने अपना समूह बनाया है और पूरे गाँव वाले उनको नौ दुर्गा के नाम से पुकारते हैं और उन बहनों ने मतलब हर सप्ताह में 1 दिन वो निकालती हैं और पूरे गाँव की स्वच्छता करती हैं और गाँव की साफ-सफाई के साथ-साथ बहुत सारी बातें गाँव के लोगों के बीच बैठकर उनको बताती हैं, समझाती हैं, तो ये काम कर रही हैं वो। मुझे बहुत खुशी हुई, एक छोटा-सा गाँव जहाँ पर 9 बहनें मिलकर ऐसा काम कर रही हैं और नेशनल टीवी में उनको दिखाया जा रहा था। तो एक प्रेरणा था अपने आप में, तो ऐसी हमारी युवा बहनें भी अच्छी जैसे हम बैठते हैं ना 4-5 दोस्त अभी बैठकर बात करते रहते हैं, हमारा भी एक संग जैसे लड़कों का ग्रुप रहता है, वैसे लड़कियाँ भी ग्रुप बना के इधर-उधर की बातें करती रहती हैं, उसकी तो चूड़ी, तो उनके बाल, तो उनके हेयर, तो ये वो। तो ये सब उल-जुल बल बातें करने के बजाय हम अच्छी योजनाओं को लेकर भी अपना संगठन बना सकती हैं, ग्रुप बना सकती हैं और बढ़िया कुछ सामाजिक काम भी हम कर सकती हैं, है ना? अभी हमारे गायत्री परिवार में बहुत सारी युवा बहनें आपको देखने मिलती होंगी जो गायत्री परिवार से निकली, उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और आज वो बड़े-बड़े मंचों से कार्यक्रम का संचालन करती हैं और बहुत सारे कार्यक्रम वो चला रही हैं, बाल संस्कारशाला और जेल जाती हैं वो लोगों को शिक्षण देने के लिए कई प्रकार का काम हमारी बहनें कर रही हैं। तो ये सब काम आप भी कर सकती हैं, हमारी युवा बहनें कर सकती हैं। वृक्षारोपण के तहत आप काम कर सकती हैं, अपने घर के आस-पास आपका गाँव में तालाब होगा वहाँ पर मतलब वृक्षारोपण के तहत भी व्यापक काम किए जा सकते हैं और आप सब बहनें संगठन बनाकर आराम से इस काम को कर सकती हैं। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप जो स्वास्थ्य विभाग से हमारी जुड़ी हुई बहनें होंगी मान लो, वो स्वास्थ्य का शिविर लगा सकती हैं। अवर्णीय संस्कारवान पीढ़ी गर्भ विज्ञान आप लोगों ने देखा, आप इसका कैंप लगा सकती हैं। आप यदि करने में असमर्थ हैं कार्यक्रम तो हमारी बहनों को बुलाइए, 2-4 बार आप उनके साथ देखिए, फिर आप स्वयं कर सकती हैं, है ना? तो ये कार्यक्रम आप अपने हाथ में ले सकती हैं। जो बहनें योग की कक्षा चलाती हैं या योग सीखा हुआ है जिन बहनों ने, वो योग का शिविर लगा सकती हैं, है ना? अ, तो समाज सेवा के लिए आप ये भी कर सकती हैं। उसके बाद व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन के तहत काफ़ी बातें बताई गई थी कि आप अपने घर से शुरुआत करिए और आपके आस-पास भी यदि इस प्रकार की कोई कुरीति चलता होगा तो उसको भी बंद कराने में आप भूमिका निभा सकती हैं। स्वावलंबन स्वावलंबन की प्रेरणा आप दे सकती हैं। स्वयं तो स्वावलंबी बनिए, पहले तो आप स्वयं स्वावलंबी बनिए और आपको यदि स्वावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, तो आप आने वाली बहनों के लिए अन्य बहनों के लिए आप एक चैनल स्थापित कर सकती हैं। आप उनके लिए स्वावलंबन की व्यवस्था कर सकती हैं। ये काम आप कर सकती हैं, है ना? या आपके अंदर कोई हुनर है, कला है, प्रतिभा है, तो गरीब तबकों में जाकर आप सिखाने का काम कर सकती हैं। आप देखते होंगे आपके आस-पास बहुत सारी ऐसी बहनें रहती हैं जिनका कोई रोज़गार नहीं रहता, उनको आप सिखा सकती हैं। आप पढ़ी-लिखी हैं, बहनें हैं हमारी जो पढ़ी-लिखी बहनें, आपकी शिक्षा तब तक निरर्थक है जब तक आप हो सकता है आपके घर में आपकी माँ ही अनपढ़ होगी। कई घरों में ऐसा होता है, हम लोग कहीं जाते हैं, पूछते हैं, तो उनकी माँ पढ़ी-लिखी नहीं रहती हैं। तो हम तो निवेदन करेंगे बहनों से कि आप यदि पढ़ी-लिखी हैं, तब अपनी माता को ज़रूर आप शिक्षित करिए। हमने यदि अपनी शिक्षा का उपयोग किसी को सिखाने में नहीं किया, पढ़ाने में नहीं किया, तो हम चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लें, निरर्थक है हमारी शिक्षा। तो आप अपने माता को पढ़ाइए और आपके घर में जो अज्ञानी हैं अशिक्षित हैं उनको पढ़ाइए और भी आस-पास अगर आपको कोई दिखता होगा तो उनको आप पढ़ाने का काम कर सकती हैं, है ना? शिक्षा का विस्तार कर सकती हैं। इस प्रकार बहुत सारे काम आप कर सकती हैं बहनों, करना चाहें तो बहुत सारे काम हैं। अपने पंडित श्याम शर्मा आचार्य का जो किताबें हैं साहित्य विस्तार उसको आप कर सकती हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसको आप कर सकती हैं और कुछ कार्यक्रम हैं जैसे कन्या कौशल शिविर का प्रशिक्षण, ये आप अपने क्षेत्रों में ज़रूर लगवाइए। नारी जागरण का शिविर आप लगवाइए, है ना? व्यक्तित्व निर्माण शिविर का कार्यक्रम आप अपने क्षेत्रों में करवा सकती हैं। इसके अलावा हम सभी बहनों से निवेदन भी करेंगे कि आप प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर अपने क्षेत्रों में लगाइए और आप प्रशिक्षण प्राप्त करिए। इन सब कक्षाओं को कैसे हम लगाएँ, कैसे हम चलाएँ, इनका भी प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा बलि वैश्य अभियान है, इसको आप चला सकती हैं। आप लोगों ने सुना है इसके विषय में। परिवार निर्माण का शिविर लगाया जा सकता है, नव-दंपतियों का शिविर लगाया जा सकता है ना? पुंसवन संस्कार का आप प्रचार-प्रसार करिए, जन्मदिन मनाइए, है ना? तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं बहनों, जिसको हम कर सकते हैं। 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर, 6 दिवसीय कन्या कौशल शिविर, 5 दिवसीय कन्या कौशल शिविर अपने-अपने क्षेत्रों में हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारी कार्यक्रम हैं बहनों, जिसको हम कर सकते हैं।
युवा बहनों से विशेष निवेदन रहेगा कि आप लोग ज़रूर अपने आप को बने और समाज निर्माण में जो भी आपकी तरफ से हो सकता है आप ज़रूर करें। ये जो सेवा की भावना जब तक नहीं है तब तक तो व्यक्ति अपूर्ण है कहना चाहिए। सेवा है तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक हैं। और यदि हमारे अंदर सेवा का भाव है तो हम केवल अपने विषय में न सोचें बल्कि समाज के विषय में भी सोचें, और जिस प्रकार से जैसा भी हमसे बन पड़ता है हम सेवा के क्षेत्र में ज़रूर उतरें और अपने जीवन को ज़रूर सार्थक करें। और बहनों, आज तो हमारे विषय का अंतिम था। बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं कल तो आप लोगों का विचार जानने का रहेगा। बस 1-2 बातें बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगी कि आप सब युवा बहनें अपने जीवन को इतना शानदार बनाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपसे प्रेरणा पा सकें। क्योंकि युवाओं को देखकर आप जो बहनें हैं, युवा बहनें, उसको देखकर आपके भाई-बहन आपको फ़ॉलो अप करते हैं। और आप यदि आदर्श प्रस्तुत करती हैं समाज में, तो आपको देखकर आने वाली पीढ़ियाँ भी आपके पीछे चलती हैं और आपको देखकर वो आपको आदर्श बनाती हैं। तो हम अपना एक शानदार आदर्श प्रस्तुत करें। एक छोटी-सी कहानी है। एक रेगिस्तान था, बहुत बड़ा रेगिस्तान था और आस-पास गाँव रहता था। गाँव में कोई पानी का साधन नहीं था। लोग बहुत परेशान होते थे। बहुत विकट स्थिति थी। एक बार पता नहीं एक व्यक्ति के मन में ये संकल्प आया, क्यों ना मैं पानी के स्रोत की खोज करूँ। और वो अपने घर से निकल गया। घर से निकला तो अपने पास वो रोटी, चावल खाना जो भी है पानी-वानी लेके निकला, जो भी था उसके आस-पास घर में वो बाँध के पोटली में निकला घर से। चलता रहा, कहीं तो पानी मिले, कहीं तो स्रोत मिले, आगे बढ़ता गया और वो जब उसको भूख लगती तो वो अपने पोटली से निकाल के खाता, पानी पीता, फिर आगे बढ़ता, फिर पोटली से निकाल के खाता-पीता, ऐसे-ऐसे 2-3 दिन गुज़र गए। धीरे-धीरे उसका खाना और पानी खत्म हो गया। अब वो चलते-चलते अब खाना-पानी दोनों खत्म हो गया, फिर वो चलता रहा, देखता है कि अब तो पोटली में कुछ भी नहीं है। फिर एक जगह उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगी, तो प्यास लगी तो वो सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो उसको भीतर से आवाज़ आई, कि तुम जहाँ खड़े हो, वहीं गड्ढा खोदो। तो वो खोदने लगा और खोदते-खोदते बहुत अंदर तक खोदा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या हुआ? चमत्कार हो गया, वहाँ तो पानी निकल गया। लेकिन पानी कैसा था? एकदम मटमैला, गंदा था, पीने के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी प्राण बचाने के लिए काफ़ी था। तो वो पानी को निकाला, अपने कपड़े से छाना और प्यास उसकी बुझी और थोड़ा-सा पानी लेके वो चला आगे। फिर चलता रहा, पानी थोड़ा-सा जब तक था तब तक तो उसको चल गया, फिर पानी खत्म हो गया, फिर वो सोचा कि अब क्या करूँ? फिर से भीतर से आवाज़ आई, गड्ढा खोदो। फिर वो पानी निकाला और इस बार उसकी खुशी दोगुनी थी। क्यों? क्योंकि इस बार जो पानी निकला वो थोड़ा साफ था, है ना? फिर उसने पिया और फिर आगे बढ़ा, क्योंकि वो तो स्रोत ढूँढ रहा था ना, कोई बड़ा जगह ढूँढ रहा था जहाँ पानी मिले। तो वो फिर चलता गया और जहाँ पर उसको प्यास लगती गड्ढा खोदता और आगे बढ़ता गया। ऐसे-तैसे 10-12 दिन बीत गए और वो क्या देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, कि सामने बहुत बड़ा जल स्रोत उसको दिखाई देता है, जहाँ लबालब पानी भरा हुआ है। वो पानी देखता है और भागते-भागते जाता है, पानी के पास जाता है, उस कुंड के पास जाता है, बहुत बड़ा जो पानी भरा हुआ था। पहले ईश्वर को धन्यवाद देता है, हे भगवान आज आपकी कृपा से इतना बड़ा स्रोत दिखाई दिया, अब लोगों के लिए बहुत आसान होगा, मैंने खोज लिया इसको। फिर वो छक के पानी पीता है और वहीं पर एक पेड़ रहता है छोटा-सा, उस पर टिक के वो आराम करने लग जाता है। आराम करने लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कोई आदमी चला आ रहा है, व्यक्ति चला आ रहा है। तो धुंधला-सा दिखाई देता है, फिर वो व्यक्ति धीरे से उसके पास आता है तो पहला व्यक्ति जो पहले जिसने पानी का स्रोत खोजा, वो पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बताता है अपना गाँव में यहाँ से आ रहा हूँ। तो अच्छा, तो आपको कितना दिन लगा पहुँचने में? तो बोलता है कि बस 2 दिन में पहुँच गया। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं तो इतनी दूर की यात्रा 10 दिन में करके आया, 2 दिन में कैसे पहुँच गया? तो बोले इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? तो उसने कहा, ऐसा है, मैं भी एक पानी के स्रोत के तलाश में ही निकला था। जब मैं घर से निकला, कुछ सामान मेरे पास था और जब मैं रेगिस्तान में चलता हुआ आया, तो मैंने पैरों के निशान देखे। मुझे लगा ज़रूर इस रास्ते पर कोई चला है। मैं उसी पैरों के निशान पर चलता हुआ आया और मुझे जहाँ प्यास लगती मैं देखता कि गड्ढा रहता था, पानी रहता था, मैं उसको पी लेता था और ऐसे करते-करते 2 ही दिन में यहाँ पहुँच गया। वो दोनों एक-दूसरे को देखने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं बहनों इस कहानी का वो, कि
वो उस आदमी को ज्यादा परेशानी हुई क्या पहुंचने में, सिर्फ 2 ही दिन में पहुंच गया, उसके पद चिन्हों पर चलता हुआ। ठीक उसी प्रकार बहनों, आप भी ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के लिए आप पद चिन्ह छोड़ के जा सकती हैं, आप उनके लिए आदर्श बन सकती हैं। आने वाली पीढ़ियों को बहुत तकलीफ नहीं होगी जब आज की हमारी बेटियां, आज की आप नारियां यदि शानदार अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लें, एक कुशल बन जाएं, अपने अंदर संस्कारों को इतना आरोपित कर लें कि देवी के रूप में आप जब प्रस्तुत हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां को बहुत मतलब प्रयोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने आप को कैसे करें, वो आपको देखकर वो बनती चली जाएंगी। तो ऐसा आप प्रकाश स्तंभ बनिए और समाज के लिए भी जरूर कुछ करिए बहनों, आवश्यकता है। फिर से परम पूज्य गुरुदेव ने नारी पर बहुत आशाएं लगाई हैं, बहनों से बहुत आप इच्छाएं रखी हैं, तो आप भी जरूर अपना योगदान दीजिए। आज का समय ही ऐसा है कि समय की डिमांड है कि हमारी बहनें आगे आएं और समाज में हो रहे समस्त अनाचार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं, आगे बढ़ें और अपनी शक्ति के साथ वो स्थापित हों। एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो जंगल में आग लगी हुई थी तो एक छोटी सी चिड़िया थी। वो चिड़िया क्या करती थी, अपने मुंह में पानी भरती थी और डालती थी आग में। तो ऐसे ही बार बार वो करती रही, वो प्रयास कर रही थी कि मैं किसी न किसी तरीके से उस जंगल की आग को बुझाऊं। उसको देखकर एक कौवा हंसने लग गया, तुझे क्या लगता है कि तू जंगल की आग को बुझा पाएगी? वो हंसने लग जाता है। तो वो चुपचाप रहती है, अपने काम में लगे रहती है, लेकिन वो बार बार चिढ़ाने लग जाता है, तो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, तू क्या आग बुझा पाएगी, तेरे चोंच में कितना पानी आता है? तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कितना आग बुझा पाती हूँ ये तो बात की बात है ना। जब जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, आग चुपचाप तमाशा देखने वालों में नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार बहनों, आज का समय ही ऐसा है कि हम तमाशा देखते हुए नहीं रह सकते। हमारे आसपास जो घटित होने वाली घटनाएं उसको हम आंख बंद करके देखते नहीं रह सकते। हमको भी आगे बढ़ना है और अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्थापित होना है। और नारी निश्चित तौर पर दुर्गा है, शक्ति है, काली है। केवल नारा लगाने के लिए नहीं है कि नारी घर की शक्ति है, परिवार की शक्ति, समाज की शक्ति है, ये केवल नारे के लिए नहीं है, बल्कि उस चीज को अपने में आत्मसात करना, अपने आप को पहचानना कि अगर मुझे दुर्गा शक्ति कहा गया है, क्यों? काली शक्ति कहा गया है तो क्यों? है ना? नारी को देवी का स्वरूप कहा गया है, उसको जानना, उसको पहचानना और उस तरीके से अपने आप का निर्माण करना। निश्चित तौर पर यदि हम इस रूप में स्थापित हो जाते हैं, तो एक बार पुनः 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है नारी सदी, वो चरितार्थ होगा और आप सब बहनों के माध्यम से होगा। तो मैं आज बात को इतना कहकर समाप्त करूंगी। आप सब कल जितने आप बोलना था बड़ी दीदी ने कहा, हमने कहा, और रोज आप लोग के ग्रुपों में चर्चा होती रहती है, बहुत सारी बातें हुई बहनों। वैसे तो ऑनलाइन शिविर में बहुत सारी और कक्षाएं हैं जो छूट जाती हैं, जब आवासीय शिविर होता है तो बहुत सारी कक्षाएं उसमें और लगती हैं, जैसे 3-3 दिन का, 6-6 दिन का जब लगता है तो और भी विषय रहते हैं जिसमें मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में चूंकि श्रृंखला बहुत लंबी भी नहीं कर सकते हैं, तो जितने विषय आप लोग को देने के हिसाब से था उतने विषय प्रस्तुत किए गए और आज उन कक्षाओं का समापन होता है यहाँ पर। कल आप लोगों की बारी रहेगी कि ये 6 दिन ये शिविर आप लोगों को कैसा लगा, क्या जानने सीखने मिला और क्या महसूस करती हैं, आगे आप और क्या चाहती हैं, आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं क्या अपने प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से, और किसी प्रकार का आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, या आप जैसा कुछ कहेंगी आगे भी विचार किया जा सकता है। और मैं एक बार पुनः स्मरण करा दूं, अपने प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर शनिवार रविवार को बाल संस्कार शाला की कक्षा लगती है। समय 11 बजे से 12:30 तक। मैं आप सभी हमारे प्रांत और प्रांत से बाहर से भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, जिस प्रकार अभी कन्या कौशल में कन्याएं लाभ ले रही हैं, मैं निवेदन करती हूँ कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको भी आप जरूर जरूर लाभान्वित करवाइए। हमारी बहुत सारे आचार्य दीदी हैं, बहनें हैं, भाई लोग हैं जो उस कक्षा को संपन्न कराते हैं और आपके बच्चों के विकास के लिए बहुत एक से एक बातें उसमें बताई जाती हैं। कहानी कविता के माध्यम से प्रतियोगिताएं भी होती हैं और बच्चे के भी हर कला कौशल को उभारने का प्रयास किया जाता है। तो बाल संस्कार शाला में जरूर, जैसे अभी आप भाग ले रही हैं, अपने बच्चों को जरूर उसमें अटेंड करवाएं आप। और हर बुधवार को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से 3 बजे 3:15 जिस समय आप जुड़ती हैं अभी, उसी टाइम पर हर साप्ताहिकी होती है जिसमें सामूहिक साधना स्वाध्याय
का क्रम चलता है और उसके बाद कुछ औपचारिक अनौपचारिक चर्चाएँ भी होती हैं। जैसे कई सारी बहनें कुछ प्रश्न कर सकती हैं या कुछ अपनी शंकाओं का समाधान आप पा सकती हैं, तो वो बुधवार के दिन संपन्न होता है। तो उसमें भी आप ज़रूर जुड़ें, ऐसा निवेदन है। और आज के लिए बस इतनी ही बातें। आप बहनों में से कोई कुछ कहना चाहेंगी तो स्वागत है।